जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं शाहिर लुधियानवी के की नज्म की आखिरी लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतिजाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्म जलती रहे तो बेहतर है। तो हम सब शांतिकामी लोग हैं, जंग टलने पर उसका इस्तकबाल करते हैं। जो कुछ हमारे साथ हुआ था उसका बदला हमने कितना ले लिया, इसकी मीमांसा बाद में होती रहेगी। लेकिन आज जो कुछ हुआ, राहुल जी ने बहुत विस्तार से उसका विश्लेषण कर दिया है। मैं उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है, क्या अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो टेलीफोनिक बातचीत की, वो कोई कॉन्फ्रेंस कॉल थी? एक कॉल पर भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उस तरफ से दुनिया का दरोगा साथ में था। क्या उस ट्राई पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल में इस संघर्ष विराम की शर्तें तय हुई? वे शर्तें कौन कौन सी हैं? हम कहां तक पहुंचे थे अपने ऑपरेशंस में? हमने कल भी अपनी चर्चा में इसे युद्ध नहीं माना था, खुद सरकार ने इसे युद्ध नहीं माना। लश्कर नोएडा ने जरूर इसको युद्ध मानकर ऐलान कर रखा। तो इस बातचीत में, इस कॉन्फ्रेंस कॉल में कौन कौन सी शर्तें तय हुई? हमने जो कार्रवाई की, पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की, हमारी सीमा के भीतर जो बेकसूर लोग मारे गए, बेशरण घाटी वाले भी, और उसके बाद अभी 7 तारीख को जब से ये लड़ाई शुरू, उसका क्या, उसका जिम्मेदार कौन? आगे चलकर क्या क्या होगा? बिना आमने सामने एक टेबल पर बैठे बिना तीसरे पक्ष ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। ये हमारी भारत की राजनीति से ज्यादा हमारे राजनय की हार, ये राजनीति से आगे का कदम है। राजीव जी, हम सब जानते हैं कि आपने मेरे सैन्य विज्ञान विषय की बात कही। मेरा सैन्य विज्ञान का विषय आज दोपहर तक था, वो समाप्त हो गया। उसके बाद अब ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय हो गया है कि आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति एक तरफा ऐलान कैसे कर सकता है। क्या शिमला समझौते की जो शर्तें थी वो आज के बाद कहीं मायना रखेंगी? उनका क्या हुआ? क्या आज के बाद हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है, हमारे प्रधानमंत्री जो रूस और यूक्रेन का वॉर एक टेलीफोन पर रुकवाने की हैसियत रखते हैं, जो विश्वगुरु की हैसियत में है, जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उनसे बिना पूछे अमेरिका ने हमारे ऐलान से पहले ऐलान कर दिया, तो क्या यह सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर ही आघात नहीं है? क्या हमारे देश की सार्वभौम सत्ता को कम करने का काम नहीं? ये सारे सवाल हैं जो आगे चलकर पूछे जाएंगे। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से ज्यादा श्रीमती इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है। और जब राजीव जी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आज के इस युद्ध विराम की घोषणा का 1971-72 के बांग्लादेश युद्ध की परिस्थितियों से, तो कई चीजें सामने आई। इस वक्त पहले हम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर बात कर लें। जी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे घटनाक्रम में 22 अप्रैल से लेकर आज तक राष्ट्र के नाम कोई संबोधन दिया? क्या प्रधानमंत्री सऊदी अरब से अपनी यात्रा रोककर पीड़ितों के पास गए, किसी के आंसू पोंछे? क्या प्रधानमंत्री ने दोनों सर्वदलीय बैठकों में न जाकर एक राष्ट्रीय विमर्श का उल्लंघन नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री ने राजनीतिक सभा में, बिहार की चुनावी सभा में जाना, इस बड़े संघर्ष की परिस्थितियों से संवाद स्थापित करने के बजाय देश के राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया? उसके बाद वे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लोगों से बात करने चले गए। ये कई सवाल हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए इंदिरा गांधी की भूमिका का। श्रीमती गांधी ने बांग्लादेश युद्ध शुरू होने से पहले न केवल बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की मदद की, उन्हें प्रशिक्षित किया, करोड़ों लोगों को भारत में शरण दी, और उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने से पहले राजीव जी, श्रीमती गांधी ने हमारी तमाम सैन्य छावनियों का दौरा किया, सैनिकों की हौसला अफजाई की, राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था युद्ध शुरू होने से पहले। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से एक भी ऐसा काम किया? और क्यों नहीं किया? अब भी वे देश के सामने क्यों नहीं आ रहे?
कांग्रेस ने जो मांग की, आपने शुरू में अपने इंट्रो में बताया कि संसद का आपातकालीन सत्र बुलाया जाए, प्रधानमंत्री देश को बताएं कि 22 अप्रैल से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, कौन कौन सी बातें हुई। क्योंकि इस बीच में देश की भावनाओं को उभार कर वहां पहुंचा दिया गया था जहां ऐसा लग रहा था कि 2-4 दिन के अंदर पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान को हम स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देंगे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला दिया जाएगा। अखंड भारत का नक्शा पिछले 99 साल से एक विचार परिवार बांटता फिर रहा है, वो नक्शा कल ही राजकीय मुद्रणालय में छपने के लिए भेज दिया जाएगा। इन सारे सपनों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया। और ये पहला अवसर था देश में, आजादी के बाद मैं फिर दोहरा रहा हूं, पिछले हर युद्ध में विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे थे। लाल बहादुर शास्त्री के घर के सामने काले झंडे लेकर लोग खड़े थे ताशकंद से लौटने से पहले, उसी आघात में उनको हृदयाघात हुआ ताशकंद में। नेहरू के समय संसद में खड़े होकर उनकी पार्टी के महावीर त्यागी पंडित जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछ रहे थे चीन के आक्रमण के समय जी। इंदिरा गांधी के बांग्लादेश युद्ध के समय भी विपक्ष सवाल पूछ रहा था। लेकिन आजादी के बाद ये पहला अवसर था जब विपक्ष ने एक भी सवाल नहीं पूछा। किसी ने सरकार से जवाबदेही पर कोई प्रश्न नहीं किया। किसी ने नहीं पूछा कि जो लोग पहलगाम में नरसंहार करके गए वे कहां हैं। आज भी कोई नहीं पूछ रहा कि सचमुच उनकी शिनाख्त हुई कि नहीं, वे मारे गए कि नहीं, पकड़े गए कि नहीं। और इसके उलट भारतीय जनता पार्टी आज राजनीति करने मैदान में उतर आई। उसका वीडियो इतना आपत्तिजनक है, वो भी तब जब विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। डॉक्टर साहब उस वीडियो पे भी आएंगे। उस वीडियो डॉक्टर राकेश पाठक जी, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, उसी पॉलिटिक्स की बात जहां आपको उस समय रोका था कि सेकेंड राउंड में हम लोग बात करेंगे, और उसी वीडियो की बात जरा उसको बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, जहां मैंने अपनी बात खत्म की थी वहीं से फिर आगे बढ़ाता हूं। एक जिंदा जावेद मुल्क हुआ करता था भारत, जिसमें जब देश का प्रधानमंत्री ताशकंद में समझौता करने बैठा था टेबल पर, समझौते की खबर भारत पहुंचती है, जनसंघ के लोग उस प्रधानमंत्री के घर के सामने काले झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इतना संवेदनशील व्यक्ति था और उसके घर के लोग कितने संवेदनशील थे, इसका प्रमाण यह है कि जब उन्होंने अपने घर दिल्ली में टेलीफोन किया, उनकी धर्मपत्नी ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया था। वो ताशकंद समझौते पर देश के बहुत सारे लोग निराश थे, हताश थे, लेकिन लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में लोगों को प्रदर्शन, अपनी असहमति दर्ज कराने का अधिकार था। क्या आज आप कल्पना कर सकते हैं कि 7 लोक कल्याण मार्ग के दरवाजे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग काले झंडे लेकर जाएं और विरोध प्रदर्शन करने लगे आज के सीज फायर के खिलाफ, जिसमें टेबल पर बैठकर बात नहीं हुई है। प्रधानमंत्रियों को तो छोड़िए, हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और पाकिस्तान के डीजीएमओ की कोई बातचीत नहीं हुई। कल एक प्रधानमंत्री निवास से वीडियो जारी किया गया था, लगातार म्यूट वीडियो आ रहे हैं, उसमें तीनों सेनाध्यक्ष अपने लेटर पैड पर कुछ नोट कर रहे थे, रक्षा मंत्री मुंडी हिला रहे थे, सीडीएस वहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद थे। वे क्या नोट कर रहे थे? क्या कल शाम तक उन्हें मालूम नहीं था कि अगले 24 घंटे के भीतर, अगले 24 घंटे क्यों, क्षमा कीजिए, कल ही तो पूरी रात डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस, मार्को रूबियो टेलीफोन पर बतिया रहे थे, निर्देश दे रहे थे। राहुल जी जितने दुखी और हताश है, उतना ही दुखी इस वक्त पूरा देश है। यह राष्ट्र की अस्मिता पर प्रश्न है। अब आते हैं आपके उस सवाल पर कि राजनीति करने का अवसर किसने शुरू किया। और यह पहली बार नहीं है राजीव जी। पहले अभी आज की बात कर लें, फिर पिछला इतिहास भी याद दिला दें। आज जो वीडियो जारी किया भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी हुआ, उसमें कहा गया कि हम बात नहीं करते हैं। फिर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें लिखा है नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। चंद घंटों के भीतर इस बड़े बोलेपन का जवाब मिल गया, क्योंकि वे जिन लोगों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह या यूपीए की सरकारों पर सवाल उछाल रहे थे, वो ये भूल गए थे कि देश के इतिहास में सबसे ज्यादा
आतंकवादी हमले भाजपा की सरकारों में हुए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, संसद पर हमला, कंधार विमान अपहरण कांड, अक्षरधाम का हमला, और उसके बाद अभी गृह मंत्रालय की, नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के अपने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि अकेले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या में 93% की बढ़ोतरी हुई है। कुल घटनाओं में 157% की वृद्धि हुई है 2014 से लेकर 2018 और उसके बाद से अब तक। तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने आज जो वीडियो जारी किया, उसके लिए मैशर आफरीदी का एक शेर है, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए। तो एनडीए और बीजेपी की सरकारों में आतंकवादी घटनाएं चरम पर हैं, और बीजेपी वीडियो जारी करके कह रही है कि हम तो बातचीत नहीं करते, सबक सिखाते हैं। ये सबक कहां तक पहुंचा था? क्या हमारा जो ऑपरेशन चल रहा था 7 तारीख से अब तक, वो अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर पाया? क्या अपने निर्धारित टारगेट को पूरा किए बिना हमने समझौता कर लिया? समझौते की शर्तें क्या है, मैं पहले ही पूछ चुका हूं। और अंतिम बात राजीव जी, आज सुबह की ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय और सेना की दोनों अधिकारियों ने यह बताया था कि पाकिस्तान की सेना और वहां के आतंकवादी हमारे स्कूलों और अस्पतालों पर हमले कर रहे हैं। वीडियो जारी किए गए थे, क्या उसका बदला ले लिया गया है? और अगर यह सब नहीं हुआ है तो आज का दिन राष्ट्रीय शर्म का दिन है राजीव जी। भारत जिस तरह सीना तान कर दुनिया में रहता और चलता था, जिस तरह पिछले 10 सालों से भारत को और नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु होने का दावा किया जा रहा था, वो सारे दावे चकनाचूर हो गए हैं। बातन हाथी पाइये, बातन हाथी पांव। बीजेपी और उनके नरेंद्र मोदी के समर्थक पिछले 10 साल से जो कुछ कर रहे थे, उसका शीराजा बिखर गया है। हमारी चिंता का विषय बीजेपी नहीं, हमारी चिंता का विषय नरेंद्र मोदी नहीं है, हमारी चिंता का विषय भारत है, हमारी चिंता का विषय भारत का प्रधानमंत्री है, गो कि उसका नाम नरेंद्र मोदी। उस सब की गरिमा, उसका गौरव, उसकी प्रतिष्ठा आज मिट्टी में मिल गई। जी राजीव जी जी।